हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी आपके एग्ज़ाम्स की। अब आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, किसी का हिंदी का एग्ज़ाम है, किसी का जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। आपका 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है एंड मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं हर चैप्टर के MCQs कवर करने वाली हूँ। अभी तक हम नेशनल इनकम के MCQs कर चुके हैं कंप्लीट एंड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के MCQs कर चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ MCQs। आज के वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग के MCQs कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर से भी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लाइक डायरेक्ट आते हैं। तो आज के वीडियो में हम MCQs करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के। ओके, किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगी, आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। ओके, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडीशन फॉर द बार्टर सिस्टम टू वर्क। सबसे पहले तो आपको बार्टर सिस्टम का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको बार्टर सिस्टम का मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। बार्टर सिस्टम हमारा मनी से पहले का इवोल्यूशन है, लेकिन जब तक हमारा मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, अब आज के ज़माने में बार्टर सिस्टम हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। आज के ज़माने में हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, मनी, रुपीज़, जो हमारे रुपीज़ हैं, जो हमारी करेंसी हैं, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हमारे पास मनी नहीं था उस टाइम पे, तो हमें जब कुछ भी गुड्स चाहिए होते थे तो हम एक गुड को दूसरे गुड से एक्सचेंज करते थे। लाइक अगर मेरे पास चावल है और मुझे किसी और से दाल लेनी है तो मैं चावल के बदले दाल दे दूँगी एंड वो इंसान मुझे चावल के बदले दाल दे देगा। मतलब जो भी मैंने बोला उल्टा, अगर मेरे पास चावल है तो मेरे को दाल चाहिए तो मैं चावल दे दूँगी और दाल ले लूँगी, और उस इंसान को चावल चाहिए तो वो दाल दे के मुझसे चावल ले लेगा, इस तरीके से। अब ये हमारे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो सकता है। हाँ, अगर हमारे पास चावल है और हमें चावल के बदले कुर्सी चाहिए या कुछ भी XYZ चीज़ चाहिए, तो जब हम बिना पैसे के गुड्स को एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर द बार्टर सिस्टम। तो इसमें हमारा ऑप्शन है एग्जिस्टेंस ऑफ मनी, तो ये मनी का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, यस, यही इसका आंसर है। सेंट्रल बैंक रेगुलेशन, डिफर्ड पेमेंट, ये भी नहीं है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है कि हम दो इंसान हैं, दोनों को ही वांट है उस चीज़ की, दोनों को ही नीड है, इसको किसी और चीज़ की ऐसे है तो वो होता है बोथ पार्टीज मस्ट साइमल्टेनियसली नीड व्हाट द अदर ऑफर्स। मतलब दोनों को नीड होगी तभी वो ट्रेड होगा उनके बीच में। ऐसे नहीं है कि मेरे पास कोई चीज़ है, सामने वाले पर्सन को नीड ही नहीं है तो ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। सेकेंड है, द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इन द बार्टर सिस्टम रेफर्स टू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या है हमारा, डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, पेरिशेबिलिटी ऑफ गुड्स ओवर टाइम, डिफ़िकल्टी इन डिवाइडिंग गुड्स इनटू स्मॉलर यूनिट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। तो पेरिशेबिलिटी ऑफ गुड्स ओवर टाइम इसका आंसर है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास हमने एक फ्रूट्स की बास्केट ली है एक इंसान से और उस दूसरे वाले इंसान ने हमसे ले लिया बेड, ठीक है। इसमें कोई नेसेसरी नहीं होता कि हम अगर 500 का, क्योंकि उस टाइम पे तो मनी था ही नहीं। अगर हम अभी हम क्या करते हैं, 500 के बदले दूसरी 500 की चीज़ ही लेते हैं, पर उस टाइम पे मनी नहीं था, तो हमारे जो ट्रांजेक्शन जो ट्रेड होते थे वो इसी तरीके से होते थे कि एक हमारी एप्पल की बास्केट है एंड एक हमारा बेड है। तो हमें आज के टाइम पे पता है कि बेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट उस टाइम पे हमारे को नहीं था इतना। हमें अगर बेड चाहिए तो हमें एप्पल देने पड़ेंगे और उसको बेड देना पड़ेगा एप्पल की वजह, ठीक है। तो वही है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि हमारे को स्टोर करने में खराबी हो जाती है। बेड तो लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा बट एप्पल नहीं कर पाएंगे ना, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है। स्टोरिंग वेल्थ इन फॉर्म ऑफ गुड्स लाइक वीट और कैटल इज डिफिकल्ट एज दे डिके और रिक्वायर्ड मेंटेनेंस। इसके लिए मेंटेनेंस चाहिए होती है, फ्रिज चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू हमारा आता है बार्टर सिस्टम में। क्यों, क्योंकि पेरिशेबिलिटी ऑफ गुड्स ओवर टाइम, मतलब इनका शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इनकी चलने की, गुड्स की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज, दिस डिफाइन विच फंक्शन। मनी के हमारे 3 फंक्शन है मेजरली, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टिजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जो हमारा मनी किसके लिए यूज़ करते हैं हम, ट्रांजेक्शन करने के लिए, एक गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करना ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसके ऐसे फंक्शंस आते नहीं हैं जनरली। बाकी मैं मनी और बैंकिंग की जब एक वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूँगी प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिजेंट फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो, जो हमारा मनी है, एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड ऑन मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन मनी एक्ट एज कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर की तरह काम करता है हमारा मनी, तो उसको हम बोलते हैं
स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब उसका हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब इट अलाउ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स टू बी एक्सप्रेस इन सिंगल मॉनेटरी यूनिट। अब मनी हमारा यूनिट सिंगल टर्म में है, 100 का नोट 100 के बदले ही हम एक्सचेंज करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि 100 के हमने एप्पल को हमने एक्सचेंज कर दिया LED से, नहीं होगा ऐसा, सिंगल वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया मनी सप्लाई इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई हमारा क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर हमारा चेंज इन मनी सप्लाई हो तो वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, चेंज वाला। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इफ़ इट इज़ अ सिंपल मनी सप्लाई तो वो स्टॉक होगा, बट अगर चेंज इन मनी सप्लाई है तो वो होगा हमारा फ्लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में क्या क्या नहीं आएगा, ऑब्वियसली करेंसी एंड कॉइन रिपब्लिक तो आएगा ही आएगा, डिमांड डिपॉजिट भी आएगा, अदर डिपॉजिट्स भी आएंगे, इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है कि हमारा मनी का पार्ट नहीं है, मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। हु आर द, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी इन इंडिया। तो कौन कौन हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे कमर्शियल बैंक है और RBI तो है ही। तो बोथ A एंड B इसका हमारा आंसर होगा। RBI हमारा करेंसी इशू करता है, गवर्नमेंट हमारा 1 रुपीज़ के नोट इशू करता है, कॉइन इशू करता है, कमर्शियल बैंक इनको क्रेडिट मनी बोलते हैं, मतलब कि जो भी हमारे पैसे हैं उसको अपने पास रख के इसको इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पे सेल करते हैं मार्केट में ताकि अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। तो इनका भी, कमर्शियल बैंक का भी बहुत अच्छा रोल होता है इसमें। आपसे जो MCQ आते हैं इसके मनी इन बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दी एंड आपसे पूछा जाएगा कि ये बार्टर सिस्टम के किस को डिफ़ाइन कर रहा है। एक हमारा बार्टर सिस्टम से आता है, ठीक है, और एक हमारा आता है फंक्शन से रिलेटेड कि प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, कॉन्टिजेंट फंक्शन है, इससे आता है। बाकी आपके मनी सप्लाई से आता है कि मनी सप्लाई के फंक्शन से रिलेटेड आता है कि इसका पार्ट है या नहीं। और एक आपका न्यूमेरिकल्स टाइप आता है, LRR का जो न्यूमेरिकल है ना हमारे, उस तरीके के आते हैं न्यूमेरिकल। MCQ इसी तरीके के MCQs आते हैं आपके। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, हाई पावर्ड मनी किस किस को कंसिस्ट करता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद बैंक, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी में हमारा आता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कैश रिजर्व विद बैंक, ओके, आपको लर्न करना होगा। नेक्स्ट है हमारा, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डैश विद एन इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। मनी इसका फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR, ये इसका हमारा फॉर्मूला है इसका। तो जब हमारा मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, लीगल रिजर्व रेशियो के साथ, तो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हमारा LRR ज़्यादा है मीन्स बैंक्स कैन लेट लेस, मतलब अगर बैंक के पास कम, मतलब LRR बढ़ जाएगा अगर हमारा, तो बैंक्स के पास अमाउंट के बजाय कम अमाउंट बढ़ जाएंगे, तो वो लैंड ही नहीं कर पाएंगे लोगों को। तो अगर हमारा इंक्रीज़ हुआ तो इसमें हमारा कैसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बेसिकली, 1/LRR नीचे है ना, तो इसमें हमारा क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इधर ये होता है, तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। फिएट मनी इज़ मनी दैट इज़, क्या होता है फिएट मनी, जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं, करेंसीज होती हैं, ये होता है हमारा फिएट मनी, जो कि इशू कौन करता है, गवर्नमेंट की ऑर्डर पे ही इशू होता है, उसके अलावा ये इशू नहीं हो सकते। बैक्ड बाय गोल्ड रिजर्व, नो। एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन, ये ट्रस्ट वाला कौन सा होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मेड ऑफ फुल बॉडी मेटल, नो, ठीक है। तो ये हमारा है इशू बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, फिएट मनी। ए चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, लीगल टेंडर मनी, फुल बॉडीड मनी। ये फिड्यूशरी मनी है, जो मैं कह थी ना एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन 2 पार्टीज, तो वो होता है लीगल टेंडर, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट किस किस को इंक्लूड करता है, फिक्स डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट, नो। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, नो। करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, मतलब कि डिमांड डिपॉजिट में हमारे आ जाते हैं करंट अकाउंट में हमारे कितने पैसे हैं एंड कितने हमने सेव कर रखे हैं। दीज कैन बी विड्रॉ बाय द डिपॉजिटर एट एनी टाइम बाय चेक, डिमांड डिपॉजिट हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब भी हमारे को नीड है अमाउंट की, ओके। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के आपको इन फीचर्स दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो सही है, हमने वो देखा मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, स्टॉक वाला, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, मेजर्ड एट, उसको बोलते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, नो, इसको तो हम होल्ड करते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इट इज़ ऑलवेज द करेंसी इन हैंड ऑफ सेंट्रल बैंक, क्या ये हमेशा ऑलवेज वाली जितनी भी टर्म्स होती है ना हमारी जनरली गलत होती है वो, तो यही हमारी इनकरेक्ट है। M1 रेफर्स टू मनी हेल्ड बाय पब्लिक नॉट बाय द सेंट्रल बैंक, ये हमारे जो मनी है वो हमारा पब्लिक के पास होता है, पब्लिक के हाथ में होता है, ना कि सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है, ठीक है।
मनी इज़ नॉन पेरिशेबल एंड इज एक्सेप्टेड टू एनी वन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दिस रेफर्स टू विच फंक्शन। तो ये हमारा हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। हमने बोला ना कि जो हमने ऊपर पेरिशेबल वाला देखा था, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू वाली बात हो गई, वही बस लैंग्वेज चेंज होकर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो वो 1935 में हुआ था, अंडर RBI 1934। तो आपको 1934 को चूज़ नहीं करना, 1935 को ही चूज़ करना है, ओके। और इसकी डेट है 1 अप्रैल 1935। अब नेक्स्ट हमारा MCQ न्यूमेरिकल का आ गया। इफ़ सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रिजर्व रेशियो फ्रॉम 10 to 25% कर दिया विद इन इनिशियल डिपॉजिट 1000 करोड़, द टोटल मनी क्रिएटेड बाय। हमारा इसका फॉर्मूला क्या है? 1/LRR, ठीक है, 1/LRR। LRR हमारा हो गया 10 से 25%, तो 1/25% हो जाएगा हमारा 1/0.25। इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 आगे हमारा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू। अब हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000। अब हम 1000 को 4 जो हमने निकाला तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4000 करोड़, ओके। ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न करना होगा आपको बस। 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके। स्टेटमेंट 1 बोलती है प्राइमरी डिपॉजिट आर कैश डिपॉजिट बाय पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। तो हाँ, प्राइमरी डिपॉजिट वही होती है जो कैश डिपॉजिट करे होते पब्लिक ने कमर्शियल बैंक के पास। सेकेंड है सेकेंडरी डिपॉजिट अराइज ड्यू टू लोन्स गिवन बाय बैंक। सेकेंडरी मतलब जो लोन लोगों को दिए जाते हैं उससे जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। तो दो क्या खाली वन स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक है इसमें। टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। हमने ऊपर देख ही लिया। अब आप ये चीज़ देखो कि मनी सप्लाई वाली चीज़, स्टॉक वाली चीज़, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाली चीज़ कितने तरीके से आई, बस ट्विस्ट कर आई है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। कैलकुलेट M1 कैलकुलेट करना है। M करेंसी विद पब्लिक ऐड हो जाएगा। M1 का फॉर्मूला क्या है? M करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दिस इज़। टाइम डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड, टाइम डिपॉजिट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, तो आपने क्या ऐड करना है? 300, 200 एंड 80, 100 वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? जिसमें हमारा जो RBI है लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को अमाउंट, किसने कौन से पर्पज़ के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए करता है। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा कौन सा होता है? बैंक रेट होता है, सॉरी हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमारा बैंक रेट होता है। जैसे रेपो रेट है वैसे ही हमारा बैंक रेट होता है। तो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म, ओके। नेक्स्ट टाइम हमारा विच रेट इज़ यूज बाय RBI फॉर लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आ गया बैंक रेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी एंड द लोन अमाउंट ग्रांटेड। जब भी डिफरेंस की बात आ जाती है हमारी तो हो जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, हमारा इसका आंसर होगा। बैंक रेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमारा बाइंग एंड सेलिंग होता है, मोरल्स विजन का भी कोई लेना नहीं है। जब भी डिफरेंस आ जाए वो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट ही होता है। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी, सेंट्रल बैंक में अब हमें एनकरेज करना है ना, कि मतलब हमारे को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम रिड्यूस करेंगे, ओके। इसमें भी हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। अगर हमारे को अपनी इकॉनमी में, हमारी इकॉनमी में से अगर हमें अपनी इकॉनमी में से डिस्करेज करना है, मतलब कि मना करना है लोगों को कि आप हमारी इकॉनमी में मत इन्वेस्टमेंट करो, तो हम प्राइजेस क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। बट अभी इस केस में हमारे को एनकरेज करना है, इंक्रीज़ करना है, तो हम क्या कर देंगे? डिक्रीज़ कर देंगे। ये आपको नेगेटिव रिलेशनशिप ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव सिर्फ एक ही है, रिड्यूस करने वाला, बाकी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सेल भी नहीं करेंगे, इंक्रीज़ भी नहीं करेंगे। तो ये हमारा इसका क्या आंसर? रिड्यूसिंग CRR लीव्स मोर मनी विद बैंक टू लैंड, मतलब ठीक है, मतलब जब हम प्राइजेस कम कर देते हैं ना तो बैंक्स के पास ज़्यादा अमाउंट बच जाता है लैंड करने के लिए। जब लैंड करते तो हमारा एनकरेजमेंट ऑलरेडी हो जाता है। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया? RBI। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ये आता भी है कभी कभार। इफ़ सेंट्रल बैंक इम्पोजेज अ फाइन ऑन कमर्शियल बैंक फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स विच फंक्शन इज परफॉर्मिंग, कौन सा आता है? नोट इशू, नो, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। ये इसके पास सारी अथॉरिटी होती है एक्शन लेने की, कुछ भी अगर गलत करते हो तो, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इफ़ लास्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ टोटल डिपॉजिट्स आर 10,000, LRR ये है, व्हाट वाज इनिशियल डिपॉजिट। इसका मैंने फॉर्मूला ऊपर मेंशन करा था, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है एंड आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। वैसे तो मुझे कोई कमेंट दिखता ही नहीं है आपका, किसी भी बच्चे का।
बड़े बच्चे का कमेंट दिखता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम दिस इज़ द आंसर। कमेंट करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, मेरे लिए नहीं होगा हेल्पफुल, आपके लिए है। आप पढ़ाई करो, आपके लिए आपको रिजल्ट देखना है आपका अच्छा, तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपका सही आंसर है या नहीं। ओके, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैंने जैसे ऊपर बता ही दिया आपको कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, वो ही रिपीटेड होंगे। इनकी मैं एक मैराथन भी लूँगी, क्योंकि मैंने ये वाला मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर अभी भी कराया नहीं है, एक बार भी डिस्कस नहीं करा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं इसकी एक 1 मैराथन लूँगी, एक मैराथन के अंदर मैं पूरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दूँगी मनी एंड बैंकिंग के। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वही, ठीक है। बाकी आपको इसको शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ, बताना है कमेंट सेक्शन में आपको क्लास समझ में नहीं आया अगर कुछ भी, या आपको वीडियो कैसी लगी, अपना ओपिनियन दे सकते हो आप। एंड बाकी शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड फॉलो फॉर मोर